बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जैक्टली हम हिंदी में जो भावना भर भर के सेंटेंस बनाते हैं उसी भावना को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए किस तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। सारा खेल स्ट्रक्चर का है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा और जो भी स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे उनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। ऑलराइट, स्टोरी को हम बाद में कवर करते हैं। पहले एक बेसिक रूल आप समझिए। जैसे कई बार हमको कहना पड़ता है कि भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, राइट। कामना करते हैं या फिर नॉर्मल कहते हैं कि यार ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। देखिए, मोस्टली इसमें कई लोग गलतियां करते हैं बोलते समय, क्योंकि ट्रांसलेशन कर देते हैं। मान के चलिए आपको ये कहना है कि भगवान ना करे तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाए। अब इसमें हम कामना कर रहे हैं भगवान ना करे, तो बिल्कुल सिंपल। देखिए, इसके लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब ये मना करना, रोकना, किसी चीज के बीच में बैरियर बनना। सो गॉड फॉरबिड यानी कि भगवान ना करे, सिंपल, यू गेट फायर्ड। हायर मतलब है हायर होना और फायर मतलब है जॉब से निकाला जाना। गॉड फॉरबिड यू गेट फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। कहीं ऐसा ना हो कि इस जॉब से तुमको निकाल दिया जाए। गॉड फॉरबिड यू गेट फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। अब मान के चलिए हमको कहना पड़े कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4-5 इसमें लॉजिक रूल हमको अप्लाई करने पड़ते हैं ऐसी ही सिचुएशन में। ये अलग है, इनका स्पेसिफिक रूल है, अलग है जब हम कामना कर रहे हैं भगवान से या खुद से। आप पूरा देखिए। अब मान के चलिए हमको ये कहना पड़े कि यार भगवान ना करे बारिश हो जाए। इसमें एक अलग रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। भगवान ना करे बारिश हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका है गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड यानी कि भगवान ना करे, क्या ना करे, इट रेन। देखिए नॉर्मल इसी तरीके से हम इसको कहेंगे। देखिए इसमें लॉजिक है, आपको थोड़ा शायद ग्रामर पता होगी। जब भी हम कहते हैं सिंगुलर की बात होती है तो इट रेन्स होना चाहिए ना, गॉड फॉरबिड इट रेन्स, राइट। लेकिन हम यहाँ पर एस यूज नहीं करते, इसमें बेस वर्ब इस्तेमाल होती है ऐसी कंडीशन में जहां पर हम कामना कर रहे हैं भगवान से या खुद से, राइट। सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, सो गॉड फॉरबिड इट रेन। इसी तरीके से हम कहेंगे। कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हमको कहना होता है भगवान ऐसा करे। जैसे भगवान करे वो टाइम पे पहुंच जाए, राइट। गॉड फॉरबिड का मतलब है भगवान ना करे, लेकिन एक कंडीशन है भगवान करे वो टाइम पर पहुंच जाए। तो इसका एक अलग रूल है, बस थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भगवान करे तो सिंपल गॉड, नॉर्मल तरीके से मे गॉड। लेकिन जिस भी कंडीशन में हम गॉड शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है कल्चर का हिस्सा है, तो वहां यहां पर हम कहते हैं भगवान ऐसा कर दे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं गॉड से। मे गॉड हेल्प हिम रीच ऑन टाइम, यानी कि भगवान करे वो टाइम पे पहुंच जाए। बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। मे गॉड हेल्प हमको यहां पर लगाना पड़ेगा। अगर हम सिंपल इतना कह देंगे मे गॉड ही रीचेस ऑन टाइम, तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका। मे गॉड हेल्प हिम रीच ऑन टाइम, ये एक प्रॉपर तरीका है कहने का और ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर आप गॉड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मे गॉड यानी भगवान ऐसा करे, तो आपको ये हेल्प वर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। आप दूसरे तरीके से इसको बोल के देखिए। अगर मैं यहां से गॉड वर्ड हटा दूं, एक और लॉजिक है, बड़े ध्यान से लॉजिक याद करते चलिएगा। पहला लॉजिक क्या था कि हम यहाँ पर बेस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इट रेन्स नहीं कहेंगे, इट रेन, राइट। गॉड फॉरबिड इट रेन, एक रूल ये था। दूसरा रूल ये है कि जब भी हम सेंटेंस में गॉड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हमको हेल्प वगैरह ऐसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भगवान ऐसा करे, ऐसा करने में सामने वाले बंदे की, भगवान डायरेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। मे गॉड हेल्प हिम रीच ऑन टाइम। अब मान के चलिए मैं गॉड वर्ड को इसमें से हटाऊं, राइट। मैं ये कहूं भगवान को हटा करके मान के चलिए मैं कह देता हूं कि यार वो टाइम पे पहुंच जाए। सिर्फ कामना कर रहे होते हैं कई बार, यार वो टाइम पे पहुंच जाए, राइट। ये वाला जब एक्सप्रेशन है मे ही, सिंपल तरीके से कहेंगे रीच ऑन टाइम, मे ही रीच ऑन टाइम। रीचेस हम यहां पर नहीं कहेंगे, सिंपल मे ही रीच ऑन टाइम, बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकल करेक्ट। लेकिन अगर आप यहां पे कह देंगे मे ही रीचेस ऑन टाइम तो गलत हो जाएगा, राइट। तो यहां पर बेस वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम जहां पर भी हम एक कामना कर रहे हैं। मे ही रीच ऑन टाइम यानी कि वो समय पर पहुंच जाए। जैसे कि मैं ये कहूं कि यार बारिश हो जाए, राइट। एक एक्सपेक्टेशन है, मैं कामना कर रहा हूं यार बारिश हो जाए, मजा आ जाएगा, राइट। तो इसमें बिना गॉड के जब मैं कह रहा हूं मे इट रेन, बिल्कुल सिंपल तरीके से बारिश हो जाए। अगर मैं कहूँ यार भगवान करे बारिश हो जाए, तो कामना कर रहे हैं भगवान ऐसा कुछ करे, तो सिंपल मे गॉड इट रेन नहीं कह सकते ना, सिंपल कहेंगे मे गॉड ब्रिंग द रेन, यानी कि भगवान ऐसा करे, मे गॉड ब्रिंग द रेन, राइट। मे गॉड इट रेन कह देंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। सो जहां भी गॉड वर्ड इस्तेमाल करेंगे वहां पर हमको एक
बेस वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी कामना कर रहे हैं तो एस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है वर्ब के साथ में, चाहे प्लूरल की बात है, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है, नॉर्मल बेस वर्ब ही इस्तेमाल होगा। तीसरा लॉजिक यही है कि भैया भगवान ना करे तो गॉड फॉरबिड, नॉर्मल आगे सेंटेंस, और भगवान करे तो मेक गॉड, राइट। और जब गॉड के बिना कहेंगे कि भैया सिर्फ नॉर्मल कामना कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो सिंपल मे लगा के सेंटेंस, जैसे कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मेरी कामना है यार तुम डॉक्टर बन जाओ, तो सिंपल मे यू बिकम ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन जाओ। एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं ये कहूँ यार भगवान करे तुम डॉक्टर बन जाओ, इसमें भगवान वर्ड जब यूज करूंगा तो सिंपल मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू किस चीज में, बिकम ए डॉक्टर, मे गॉड हेल्प यू बिकम ए डॉक्टर, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाओ। तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, इसका मतलब ये बन रहा है भगवान आपकी डॉक्टर बनने में मदद करे, राइट। लेकिन ये एक्सप्रेशन है, इस तरीके से अगर इस लहजे में अगर आपको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, मे गॉड हेल्प यू बिकम ए डॉक्टर, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाओ, राइट। जैसे कि एक सेंटेंस अब आप बोल के देखिए कि भाई नॉर्मल बिना भगवान के बोल करके देखिए कि यार आप अमीर हो जाओ, आप अमीर हो जाओ, राइट। आप इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और फिर ऐसा एक सेंटेंस लिखिएगा कि भगवान ना करे आप बीमार पड़ जाओ, भगवान ना करे आप बीमार पड़ जाओ। ये दो सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहला सेंटेंस है यार आप अमीर हो जाओ, इसमें हमने भगवान वर्ड को यूज नहीं किया, आप अमीर हो जाओ ये मेरी कामना है, राइट। और दूसरा सेंटेंस है भगवान ना करे आप बीमार हो जाओ, राइट। तो ये दो सेंटेंसेस प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम अपनी स्टोरी को कवर करते हैं, आगे का आप पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं आपको देखिए आगे का कुछ 15-20 सेंटेंसेस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। लिटरल ट्रांसलेशन जब करते हैं तो क्या समस्या आती है, और जब हम नेचुरली बोलते हैं तो कितनी आसान है इंग्लिश, कितने ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास, आप खुद से समझ में आएगा आपको। पहला सेंटेंस हमारे पास में है, ज्यादा भोले बन के मत दिखाओ। अब देखिए यहाँ पर बनने को मेक वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बन के दिखाओ, सारे वर्ड्स यूज नहीं करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कह दीजिए डोंट एक्ट टू इनोसेंट, डोंट एक्ट टू इनोसेंट, ज्यादा भोले बन के मत दिखाओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कह दिया। क्योंकि मैंने तुम्हें मिट्टी में खेलने के लिए कितनी बार मना किया। हाँ, अब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि मैंने तुम्हें मिट्टी में खेलने के लिए कितनी बार मना किया है, तो सिंपल हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ ऑफन भी कह सकते हैं, हाउ ऑफन का मतलब भी है बार बार, राइट। हाउ ऑफन या फिर हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन द डर्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखिए, मैंने कितनी बार मना किया है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन द डर्ट, यानी कि मिट्टी में ना खेलो। इसी तरीके से फीलिंग के साथ इंग्लिश के सेंटेंस को आप कनेक्ट करिए, ना कि हिंदी के सेंटेंस के साथ इसको कनेक्ट करना है। हिंदी के वर्ड्स को भूल जाइए, फीलिंग को समझिए। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया है, मना करने की जहां पर बात हो रही है, सो डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, वर्ड्स का खेल नहीं है, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्रिंक टी। डॉक्टर ने किस लिए मना किया है, चाय पीने से, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू ड्रिंक टी, राइट। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन द डर्ट, कितनी बार मना किया है कि भाई मिट्टी में मत खेलो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इनके बेसिस पे एक दो सेंटेंसेस आप बना के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, मैं तुम्हें जितना मना करता हूं तुम उतना ही ज्यादा बाहर जाते हो, मैं तुम्हें जितना मना करता हूं तुम उतने ही ज्यादा बाहर जाते हो। आई सेड इट टू हिम, मैंने उससे कहा ये, जितना मना करता हूं तुम उतने ही ज्यादा बाहर जाते हो। सो द मोर यानी कि देखिए स्ट्रक्चर है, दो बार इसमें द मोर का यूज कर लेते हैं। द मोर आई फॉरबिड यू, फॉरबिड का मतलब है रोकना, मना करना। द मोर आई फॉरबिड यू द मोर यू डू इट, उतना ही ज्यादा तुम करते हो। द मोर आई फॉरबिड यू द मोर यू डू इट, जितना मना करता हूं उतना ही ज्यादा करते हो। अब मान के चलिए इसके बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कहना है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही फ्लुएंट हो जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही फ्लुएंट हो जाओगे, राइट। या फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट हो जाओगे, राइट। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिख के अगला सेंटेंस आप देखिएगा। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आप लिखेंगे ना तो इसके साथ साथ और 15-20 स्ट्रक्चर्स दिमाग में घूमेंगे कि अरे यार ये वाला भी ठीक हो सकता है। आपके माइंड में कोई सेंटेंस आता है तो अपना सेंटेंस भी लिखिएगा, ओके। तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता। अब मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, अब बिल्कुल पे एम्फेसाइज करना है हमको। सो आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी, एट ऑल लगा देंगे लास्ट में। आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता।
पास्ट वगैरह कुछ भी नहीं है कि मुझसे डरे हुए नहीं हूं, इसका मतलब भी वही है, आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी। और प्रेजेंट में भी पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी एट ऑल, क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, सो आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी एट ऑल, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, डोंट यू लव मी एट ऑल, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, डोंट यू लव मी एट ऑल। एट ऑल का मतलब है एम्फेसाइज कर देते हैं बिल्कुल के लिए, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, डोंट यू लव मी एट ऑल, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता मुझसे, आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी एट ऑल, बिल्कुल नहीं डर लगता ना। मैं उसे डांटने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे डांट के डराने की कोशिश कर रहा था, वाइल सेइंग ऑल दिस टू हिम, जब मैं उसे ये सब कुछ कह रहा था मैं उसे डांट के डराने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, राइट, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम ट्राइंग टू मेक हिम स्केयर्ड, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम, और फिर इसमें वर्ब कोई प्रीपोजिशन वगैरह यूज नहीं होगा, दो काम साथ में जब हो रहे थे, आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा था, क्यों, ट्राइंग टू मेक हिम स्केयर्ड, जैसे कि वो रोता हुआ मेरे पास आया, ही केम टू मी क्राइंग, आगे वो दूसरा जो काम है वो नॉर्मल लग जाएगा आईएनजी कंटिन्यूटी के साथ, ही केम टू मी क्राइंग, राइट, वो रोता हुआ मेरे पास आया, सो आई वाज कॉलिंग हिम ट्राइंग टू मेक हिम स्केयर्ड, मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा था डांट के, आई वाज कॉलिंग हिम ट्राइंग टू मेक हिम स्केयर्ड, लेकिन उसने क्या करा, वो जोर से हंस पड़ा। अब थोड़ा सा इसमें हमने फीलिंग भरने की कोशिश करी है, दोनों सेंटेंसेस आप साथ में बोलिएगा, इंस्टेड ही बस्ट इनटू लाफ्टर, आई वाज स्कॉल्डिंग हिम, I was scolding him, trying to make him scared. Instead, he burst into laughter. Instead का मतलब है बदले में, बल्कि, बिल्कुल उलट। Instead, he burst into laughter. I was trying to scare him. मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा था। I was trying to scare him. Instead, he burst into laughter. वो हंस पड़ा। Now, look at the next sentence. और मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। Seeing him laughing, उसे देखकर seeing him laughing, यानी कि उसे हंसता देख के मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आई ऑल्सो कुडेंट हेल्प लाफिंग, आई ऑल्सो कुडेंट हेल्प लाफिंग, यानी कि मैं हंसी नहीं रोक पाया, इस वर्ब की बात हो गई। आप दूसरे तरीके से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, एक तरीका ही हो गया आई ऑल्सो कुडेंट हेल्प लाफिंग, मैं हंसी नहीं रोक पाया। दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई ऑल्सो कुडेंट होल्ड बैक फ्रॉम लाफिंग, आई ऑल्सो कुडेंट होल्ड बैक का मतलब भी है रोक पाना खुद को। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मैं ये बताने से आपको नहीं रोक पा रहा हूँ, खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ, तो आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ, जैसे आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग यू दिस, आपको कुछ बताने से नहीं रोक पा रहा हूँ, आई कांट होल्ड बैक माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग यू दिस, ये आपको बताने से रोक नहीं पा रहा हूँ, सो आई कुडेंट होल्ड बैक फ्रॉम लाफिंग, यानी मैं हंसने से नहीं रोक पाया। एक और सेंटेंस है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं आई ऑल्सो कुडेंट होल्ड बैक माई लाफ्टर, अपनी हंसी नहीं रोक पाया, आई ऑल्सो कुडेंट होल्ड बैक माई लाफ्टर, यानी अपनी हंसी को मैं होल्ड बैक नहीं कर पाया। होल्ड बैक का मतलब है रोक पाना, काबू में रख पाना, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज इससे बहुत नुकसान किया है, आज इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो ही हैज़ कॉज्ड मी, ही हैज़ कॉज्ड मी अ बिग लॉस टुडे, उसने मेरा नुकसान किया है, ही हैज़ कॉज्ड मी अ बिग लॉस टुडे, उसने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। आप दूसरे तरीके से इसी फीलिंग को कह सकते हैं, ही हैज़ क्रिएटेड अ बिग मैस, एक तरीका ये हो गया, ही हैज़ क्रिएटेड अ बिग मैस, बड़ा नुकसान कर दिया है। ही रियली मेस थिंग्स अप टुडे, ही रियली मेस्ड थिंग्स अप टुडे, मेस का मतलब है गड़बड़ कर देना, ही रियली मेस थिंग्स अप टुडे, आज उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। ही क्रिएटेड अ बिग मैस टुडे, बड़ा नुकसान कर दिया, या फिर ही कॉज्ड मी अ बिग लॉस टुडे, आज उसने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसने महरीन की 2 किताबें भिगो दी, इसने क्या नुकसान किया है, इसने महरीन की 2 किताबें भिगो दी हैं। लिटरल देखिए, वेट का मतलब गीला है और भिगोने का मतलब होता है सोक करना, ही सोक्ड महरीन्स 2 बुक्स इन वाटर, उसने पानी में भिगो दी हैं। ही सोक्ड महरीन्स 2 बुक्स, अगर आप कहेंगे तो नॉर्मल है कि पूरी भिगो दी हैं, राइट। वेट का मतलब कम गीला भी हो सकता है। ही सोक्ड महरीन्स 2 बुक्स, उसने महरीन की 2 किताबें भिगो दी हैं। नाउ, और स्कूल 15 तारीख तक बंद रहेंगे, उसने 2 किताबें भिगो दी और स्कूल 15 तारीख तक बंद रहेंगे, एंड स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल 15th। रिमेन क्लोज जब हमने कहा ना, तो यानी कि पहले से क्लोज्ड हैं और आगे भी बंद रहेंगे, स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल 15th। अब एग्जैक्ट मीनिंग तो ये हो गया इसका। आप दूसरे तरीके से और भी 100 तरीके से एक बात को कह सकते हैं, आप ऐसी भी कह सकते हैं ना, स्कूल्स आर क्लोज्ड अंटिल 15th, स्कूल्स आर क्लोज्ड अंटिल 15th, यानी 15 तारीख तक बंद हैं। रिमेन क्लोज्ड आपने एक इंडिकेशन दे दिया, पहले ही बंद है और आगे भी बंद ही रहेंगे। रिमेन है बना रहना किसी भी चीज का, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि वो बच्चा स्कूल में अक्सर, क्लास में अक्सर चुप ही रहता है, ही ऑलवेज रिमेन्स साइलेंट इन द क्लास,
राइट। तो रिमेन जब हम यूज कर रहे हैं तो हम एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले से कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, बचा रहता है, इसी तरीके इसी अवस्था में रहता ही है। सो ही रिमेन साइलेंट इन द क्लास, वेन एवर आई आस्क हिम एनी क्वेश्चन ही रिमेन साइलेंट, ही रिमेन्स क्वाइट, राइट। वो अब अपना होमवर्क कैसे पूरा करेगी, ही सोक्ड मेहरीन्स 2 बुक्स इन वाटर। अब वो अपना होमवर्क कैसे पूरा करेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोल के देखिए, हम नॉर्मल बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। नाउ हाउ विल शी कंप्लीट हर होमवर्क, हाउ विल शी कंप्लीट हर होमवर्क, ही हैज सोक्ड हर 2 बुक्स इन वाटर, क्योंकि उसने पानी में उसकी 2 किताबें भिगो दी हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ठंड होने के बावजूद हमने इसे सुबह नहलाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old चाइल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old चाइल्ड। देखिए एक और मैंने अक्सर सुना है कि कई जगह पर गलती होती है, हम जब कहते हैं 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, हम अब 3 साल होते हैं तो हम ईयर्स कह देते हैं उसको। आई एम टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old, ईयर्स ओल्ड हम वहां पर अगर कहेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old चाइल्ड, मैं 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, भले 10 का भी है तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई 10-year-old चाइल्ड, राइट। ईयर्स ओल्ड हम वहां पर ऐसी अवस्था में नहीं कहते जब हम किसी की एज बता रहे होते हैं, राइट। वो 2 साल का, ही इज 2-year-old, ना कि 2 years old, राइट। सो ठंड होने के बावजूद हमने इसको सुबह नहलाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। डिस्पाइट द कोल्ड वी बाथ हिम, कितने तरीके से कह सकते हैं, देखिए बाथ मतलब वैसे एक वर्ब है, राइट। आई एम गोइंग टू बाथ, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाथ, या फिर आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, ऐसे भी आप कह सकते हैं। डिस्पाइट द कोल्ड वी बाथ हिम, डिस्पाइट द कोल्ड वी गेव हिम अ बाथ, दोनों तरीके से। डिस्पाइट का मतलब यह है कि बावजूद, यानी कि ठंड होने के बावजूद हमने इसको नहलाया था। ग्रामर जहां तक इस चीज की बात आती है ना, ये बिल्कुल आसान चीज है, क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज होती है, ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट ही यूज होगा। आप इसको दूसरे तरीके से कह के देख लीजिए, इवन दो, इवन दो का मतलब ये हालांकि, बावजूद इसका भी मतलब वो ये दो का मतलब है हालांकि, और इवन लगा के हालांकि पे एम्फेसाइज कर दिया मैंने। इवन दो इट वाज कोल्ड, इवन दो इट वाज कोल्ड वी बाथ हिम, हमने इसको नहलाया। डिस्पाइट द कोल्ड वी बाथ हिम, राइट। तो इवन दो इट वाज कोल्ड वी स्टिल गिव हिम अ बाथ, वी स्टिल गिव हिम अ बाथ, इवन दो इट वाज कोल्ड, हालांकि ठंड थी, स्टिल वी गिव हिम अ बाथ, स्टिल का मतलब है फिर भी हमने इसको नहलाया, बिकॉज ही लुक्ड वेरी डर्टी, वो बहुत गंदा लग रहा था, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये बाहर गया और 1 घंटे में पूरा गंदा होके आ गया। इवन दो इट वॉज वेरी कोल्ड स्टिल वी गिव हिम अ बाथ, तब भी हमने इसको नहलाया और ये बाहर गया और 1 घंटे में पूरा गंदा होके आ गया। तो सिंपल, ही वेंट आउटसाइड, ये बाहर गया, ही वेंट आउटसाइड एंड केम बैक ऑल डर्टी विद इन एन आवर, ही वेंट आउटसाइड एंड केम बैक ऑल डर्टी, यानी कि पूरा गंदा। ऑल डर्टी, ऑल लगा के एम्फेसाइज कर दिया गंदगी पर। ही वेंट आउटसाइड एंड केम बैक ऑल डर्टी विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर पूरा गंदा वापस आया ये, राइट। तो सारे के सारे शब्दों को हमें लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना होता, फीलिंग को बोलना आ जाएगा। जब आप इस प्रकार के 10-12 सेशन देखेंगे ना, तो खुद से आपको ट्रांसलेशन करने की आदत छूटने लगेगी और आप फीलिंग को एग्जैक्टली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा लग रहा है जैसे 1 हफ्ते से नहाया ही ना हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे 1 हफ्ते से नहाया ही ना हो। 2-3 ऑल्टरनेटिव बात को कहने के, ही लुक्स, ऐसा लग रहा है, ही लुक्स एज इफ है, जैसे कि ही लुक्स एज इफ ही हैजंट टेकन अ बाथ इन अ वीक, he hasn't showered in a week, he hasn't taken a bath in a week, he looks as if he hasn't showered for a week, in a week, for a week। सो एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन खुशी की बात इसके अंदर क्या है ना, कि मुश्किल से 300 स्ट्रक्चर्स हैं, 300 सिचुएशन हो सकती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। हर सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आपको आ गई है, नेचुरली आप बोलेंगे विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। और उसको सीखने के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है हमारे चैनल पर, एक्सप्लोर करिएगा, शुरू से सीरीज़ को देखना शुरू करिए। 10-15 वीडियोज़ देख लेंगे तो सारे ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझसे पहले आप इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, ओके। सो और अभी शाम के 6 बजे और ये अपनी नींद पूरी कर रहा है, जैसे कि अभी शाम के 6 बजे हैं, ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old चाइल्ड, मैं अभी भी अपने 3 साल के बेटे की ही बात कर रहा हूँ। आई एम स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी भी, पहले से और अभी तक है। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट माई 3-year-old चाइल्ड, अभी भी मैं उस 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, अभी शाम के 6 बजे और ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। बिल्कुल सिंपल, इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग,
एक है, आप ऐसे कह सकते हैं इट इज 6 PM, इसका मतलब भी वही है, शाम के 6 बजे हैं। इट इज 6 o'clock इन द इवनिंग, ऑफ द इवनिंग नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा, राइट। इट इज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड ही इज कंप्लीटिंग हिज स्लीप, अपनी नींद पूरी कर रहा है। ही इज कंप्लीटिंग हिज स्लीप। इट इज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड ही इज कंप्लीटिंग हिज स्लीप, अपनी नींद पूरी कर रहा है, क्योंकि ये करेगा क्या, अब ये 8 बजे उठेगा और रात के 2 बजे तक ना सोएगा ना किसी को सोने देगा। 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप बोल के देखिए मुझसे पहले। ये 8 बजे उठेगा और रात के 2 बजे तक ना सोएगा ना किसी को सोने देगा। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से ट्राई करिए, देखिए। ही विल वेक अप एट 8, 8 बजे उठेगा, ही विल वेक अप एट 8 एंड वॉन्ट स्लीप अंटिल 2 AM, 2 बजे तक नहीं सोएगा, अंटिल लगा देते हैं समय के लिए। ही विल वेक अप एट 8 एंड वॉन्ट स्लीप अंटिल 2 AM, वांट गो टू स्लीप अंटिल 2 AM कह सकते हैं आप नॉर्मल, इस तरीके और ज्यादा इसको और ज्यादा एक्यूरेट करें, ही वांट सिंपल गो टू स्लीप अंटिल 2 AM, 2 बजे तक फिर ये दोबारा सोएगा नहीं। एंड वॉन्ट लेट एनीवन एल्स स्लीप ईदर, ईदर लगा करके आपने ये कह दिया, ना खुद सोएगा ना दूसरे को सोने देगा। देखिए बहुत सारे तरीके से इस फीलिंग को, इसी भावना को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ना खुद सोएगा ना दूसरों को सोने देगा, जैसे कि ही विल वेक अप एट 8 एंड वॉन्ट स्लीप अंटिल 2 AM। और साथ में कह सकते हैं नीदर विल ही लेट एनीवन एल्स स्लीप, नीदर विल ही लेट एनीवन एल्स स्लीप का मतलब भी ना ही किसी दूसरे को सोने देगा। जैसे नीदर विल ही क्वेश्चन जैसा जब हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो एक सेशन में एक्चुअल में शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए और 4-5 और सेशन देखिए कि रिपीटेडली हमने कई बार इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया हुआ है। पूरी की पूरी ग्रामर 10-12 सेशन देखेंगे, सारी समझ में आ जाएगी। प्लीज़ इस सेशन के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।